आरपीएससी में पूछे गए उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको देंगे जो कि आपके इम्तिहान आरपीएससी सेकेंड ग्रेड उर्दू और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर उर्दू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि पिशाची हिंदुस्तान के किस इलाके में बोली जाने वाली प्राकृत थी। अब यहाँ पे प्राकृत की बात आ गई है तो हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृत की 5 किस्में बताई हैं। कितनी किस्में हैं अदबी प्राकृत की? 5 किस्में। पहली है महाराष्ट्री, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली है महाराष्ट्री, ये जनूब की यानी कि साउथ की प्राकृत थी। मराठी जो ज़बान निकली है वो महाराष्ट्री प्राकृत से ही निकली है। दूसरी है शोरसेनी, इसका जो मरकज़ है वो मथुरा का इलाका है। तीसरी जो प्राकृत है वो है मगधी, ये पूरे मशरक़ी हिंदुस्तान की बोली है। पूरे जो हमारा मशरक़ी यानी कि जो पूरब का जितना भी हिंदुस्तान है ये वहाँ पे बोली जाती है मगधी। इसका मरकज़ अगर मैं आपको बताऊं तो जनूबी बिहार है, साउथ बिहार, जिसको हम मगध के नाम से भी जानते हैं। मगध या जनूबी बिहार जो है ये मगधी प्राकृत का सेंटर है। उसके बाद आती है अर्ध मगधी, ठीक है, अर्ध मतलब आधा, आप जानते ही हैं। अर्ध मगधी की बात करें तो इसका जो सेंटर और मरकज़ है अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश है। गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने अर्ध मगधी में ही अपने उपदेश दिए थे। अब आते हैं पिशाची पर। तो पिशाची ये अदबी प्राकृत की 5वीं किस्म है। ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। तो पिशाची कहाँ की बोली जाने वाली प्राकृत थी? तो कश्मीर और पंजाब की। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि मुझका न हुआ कुछ हवस मान को मोती। ये आप इसको अगर हम आसान ज़बान में इस मिसरे को कहें तो मुझको न हुआ कुछ हवस मान को मोती, ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये मिसरा किससे मंसूब है? तो ये बाबर से मंसूब है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये मुग़ल सल्तनत का बानी कहलाता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में इसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल सल्तनत की बुनियाद डाली थी, ठीक है। इसने कुछ जंगें लड़ी, ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन सी जंगें लड़ी। आपसे इम्तिहान में जो पेपर 1 आपका आरपीएससी में पूछा जाता है उसके लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी से, इब्राहिम लोदी हारा, बाबर जीता और इसने मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत कायम कर दी। जो दूसरी जंग इसने लड़ी वो थी खानवा की जंग 1527 में। किसके खिलाफ? राणा सांगा के, और राणा सांगा हारा, बाबर जीता। फिर तीसरी जंग इसने 1528 में लड़ी जिसका नाम था चंदेरी की जंग। ये इसके मुखालिफ में कौन था? मेदिनी राय था, मेदिनी राय हारा, बाबर जीता। जो चौथी जंग इसने 6 मई सन 1529 को लड़ी अफ़गानों से जिसका नाम था घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये आपको याद रखना है। अगर याद न हो तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक सुन लेना है, ठीक है। बाबर की बात हो रही है तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध, फिर 28 में चंदा दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध, और 29 में यानी कि 1529 में घर गया
यानी घाघरा का युद्ध, और 30 में मर गए यानी कि 1530 में ये चला गया इस दुनिया से। तो सुनिए फिर से, 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। यानी कि 1526 में पानी पिया से पानीपत, 1527 में खाना खाया से खानवा का युद्ध, 28 में चंदा दिया से चंदेरी का युद्ध, और 29 में घर गया से घाघरा का युद्ध, और 1530 में तो ये मर ही गया। तो ट्रिक क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, मर गया। तो ये बाबर की जंगों की ट्रिक है। ये जो मिसरा है ये बाबर से ही मंसूब है। चलिए, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ठीक है, ये मिसरा है, ये पूरा शेर है कि ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नगोरे सिकंदर है ना कब्रे दारा, नगोरे सिकंदर है ना कब्रे दारा, मिटी नामियों के निशान कैसे कैसे। तो ये दोनों शेर जो है, एक ये गज़ल का है, किसका है, शायर कौन है, मीर हैं, दर्द हैं, नासिक हैं या फिर आतिश हैं। इसके शायर के, इस शेर के खालिक जो हैं वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक़ है। उर्दू शायरी का हाफिज़ इनको कहा जाता है। ठीक है, आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा जाता है। ठीक है, फैज़ाबाद में ये पैदा हुए 1778 में, और आज़ादी से 1 साल पहले यानी कि 1847 में इनका इंतकाल हुआ। लखनऊ में कबूतर पालने का बहुत ही शौक़ था। ये शायरी को मुरस्सा साजी का नाम देते हैं। इनका एक शेर भी है कि बंदिशे अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो ये शायरी को मुरस्सा साजी मानते थे। कौन? ख्वाजा हैदर अली आतिश। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल आपके सामने है कि मीर अनीस को अनीस तखल्लुस किसने अता किया। अब देखिए, यहाँ पे मीर अनीस के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। मीर बब्बर अली अनीस इनका पूरा नाम है। फैज़ाबाद में 1802 में पैदा हुए और 1874 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। पहले इनका जो तखल्लुस था वो क्या था? हज़ी था। पहले मीर अनीस का तखल्लुस हज़ी था, लेकिन इनके उस्ताद थे जिनका नाम था नासिख। नासिख के कहने पे इन्होंने अपना तखल्लुस बदला और क्या रख लिया? अनीस कर दिया। ठीक है, तो मीर अनीस को अनीस तखल्लुस किसने अता किया? तो नासिख ने अता किया था। ये मीर अनीस जो हैं ये मीर खलीक के बेटे थे, और मीर खलीक बेटे थे मीर हसन के। मीर हसन वही जिन्होंने शेरुल बयान लिखी थी। ठीक है, मसनवी शेरुल बयान। ठीक है ना, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने किस सन में दिल्ली की जगह देवगिरी को दारुस सल्तनत बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? दिल्ली को बदल के देवगिरी को इसने अपनी राजधानी बनानी चाहिए, और अपनी पूरी रियाया को हुक्म दे दिया कि पूरा राजपाट लेके आप चलो देवगिरी। ठीक है, सभी लोग देवगिरी आए। बहुत सारी मुसीबतों सऊबतों का सामना करते हुए बहुत सारे अफराद मर गए। जब ये देवगिरी पहुँचे तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को एहसास हुआ, अरे यार गलती हो गई, दिल्ली सही था। फिर से इसने हुक्म दे दिया, चलो अब वापस दिल्ली। फिर सभी लोग अपने सामान के साथ राजपाट लेते हुए वापस दिल्ली आए। फिर रास्ते में बहुत सारे लोग मर गए। तो ये इसको लोग पागल विद्वान कहते थे। मतलब पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन किसी से राय मशवरा नहीं करता था। जो इसके दिमाग में आ जाए फ़ौरन वो हुक्म सादिर कर देता था। इसने
एक सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, यानी कि निशान वाले सिक्के चलाए थे। और उस सिक्के के जो निशान थे, संकेत थे, इतने आम थे कि लोग घर पे उसको बनाने लगे, जिसकी वजह से जो राजकोष था वो खाली हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसने की। दोआब में यानी गंगा जमुना जो थी उसके बीच के इलाके में इसने कर भी लगा दिया था, टैक्स भी लगा दिया। तो ये सब इसके कारनामे हैं। इसी की वजह से तुगलकी फरमान, ये जो कहावत है वो चलती है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने दिल्ली की जगह देवगिरी को दारुल सल्तनत बनाया। कब? 1327 ईस्वी में। चलिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में भी शेर कहे? अब देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है ना। इन्होंने उर्दू और फ़ारसी में तो शायरी की ही की, साथ ही साथ इन्होंने तेलुगु ज़बान में भी शायरी की। उर्दू में इनका तखल्लुस क्या था? उर्दू में ये मानी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उर्दू में ये मानी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। और फ़ारसी में कुतुब शाह, फ़ारसी में इनका तखल्लुस हुआ करता था कुतुब शाह, जबकि तेलुगु ज़बान में ये तर्कुमान तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। ये एक ऐसे शायर हैं जिनके नाम सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड है। 17 या 18 तखल्लुस इन्होंने अपनी पूरी शायरी में इस्तेमाल किए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। ठीक है ना। तो ये पहले साहिब दीवान शायर थे। उर्दू के अलावा तेलुगु ज़बान में या तेलंगानी ज़बान में भी इन्होंने शायरी की। अगला सवाल है कि मसनवी नौसरहार किसकी तसनीफ़ है? तो ये अशरफ बयाबानी की है। अशरफ बयाबानी की तसनीफ़ है मसनवी नौसरहार। मसनवी नौसरहार में ही सबसे पहले मरसिया के नमूने देखने को मिले, इसीलिए अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार माना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मुश्तरी किस सन में लिखी गई? यानी कि कुतुब मुश्तरी की सन तसनीफ़ क्या है? तो 1609 ईस्वी में कुतुब मुश्तरी लिखी गई। मुल्ला वजही ने, मुल्ला वजही का पूरा नाम मुल्ला असदुल्ला वजही था। ठीक है। इन्होंने कुतुब मुश्तरी के अलावा एक और भी किताब लिखी, नसरी किताब, जो कि नसरी तमसीली किताब है, जिसका नाम है सब रस। इसको उर्दू की पहली नसरी किताब का एजाज़ हासिल है। सब रस उर्दू की पहली नसरी किताब है। ठीक है। तो ये जो कुतुब मुश्तरी है ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। इसमें कुली कुतुब शाह और उनकी महबूबा मुश्तरी के इश्क की दास्तान है। गोलकुंडा की पहली तबज़ाद मसनवी जो है कुतुब मुश्तरी है। अच्छा, उर्दू की पहली मसनवी, फर्स्ट पोइट्री या फर्स्ट जो मसनवी है उर्दू की, वो कौन सी है और किसकी है? आपको कमेंट में लिख देना है। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है और किसकी है, आपको कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है मसनवी फूल बन, इसका मौजू क्या है? तो इसका मौजू जो है वो पंदो नसीहत है। फूल बन में पंद और नसीहत किया गया है। अच्छा, फूल बन जो है ये किसकी है? सवाल उठता है ना कि मसनवी फूल बंद किसकी है? तो इब्न निशाती की है। अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली में वली दक्कनी को 2 मशवरे किसने दिए? वली दक्कनी की बात कर लेते हैं। वली मोहम्मद इनका नाम था। इनको उर्दू शायरी का चौसर कहा जाता है। साथ ही साथ इनको मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम भी कहा है।
ठीक है। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी को किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ठीक है। इनका दीवान 1719 में दिल्ली आया था। 1719 में वली का दीवान दिल्ली आया। ठीक है। और सबसे पहला बाकायदा दीवान वली के दीवान को ही माना जाता है। ठीक है। जब ये दिल्ली आए तो इनको सादुल्ला गुलशन ने 2 मशवरे दिए। अच्छा, वो 2 मशवरे क्या थे? पहले तो इनसे कहा गया कि आप तकानी अल्फाज कम इस्तेमाल कीजिए, उसके बदले फ़ारसी के शेरी अल्फाज का इस्तेमाल आप अपनी शायरी में कीजिए। सादुल्ला गुलशन ने जो दूसरा मशवरा वली दक्कनी को दिया वो ये दिया कि फ़ारसी शायरी में जो मज़मून मौजूद है ना, उन्हें आप अपनी ज़बान में अदा करो, लिखो। तो ये 2 मशवरे किसने दिए? सादुल्ला गुलशन ने वली दक्कनी को दिए। अच्छा, नौ तर्ज मुरस्सा किस फ़ारसी तसनीफ़ का तर्जुमा है? 9 तर्ज मुरस्सा पहले तसनीफ़ किसकी है? तो मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की किताब है, जो कि किस्से चहार दुर्वेश का तर्जुमा है। और 9 तर्ज मुरस्सा का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया 1803 में किसने किया था? मीर अमन ने किया था। अच्छा, मेराजुल आशिकीन किसकी है? तो मेराजुल आशिकीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की है। रौज़तुश शोदा किसकी है? तो वाइज हुसैन काशफ़ी। रौज़तुश शोदा किसकी है? वाइज हुसैन काशफ़ी की तसनीफ़ है। अच्छा, वाइज हुसैन काशफ़ी की रौज़तुश शोदा का उर्दू में तर्जुमा हुआ किस नाम से? करबल कथा के नाम से। तो करबल कथा किसने लिखी? फजली ने। फजली ने करबल कथा लिखी थी। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल, लफ्ज़ मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है? तो लफ्ज़ मरसिया ये लफ्ज़ रिसा से बना है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है मरसिया। रिसा इसके माने हैं बैन के, गिरिया करने के, आहबुका करने के, रोने के। अच्छा, मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन, ये 8 अज़्ज़ाए तरकीबी मरसिया के। अच्छा, मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी मुतअय्यन किसने किए? तो मीर ज़मीर ने मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी मुतअय्यन किए। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। उन्होंने 1503 में नौसरहार एक किताब लिखी थी, मसनवी लिखी थी, जिसमें कि आपको मरसिया के नमूने पहली बार देखने को मिले थे। अच्छा, शुमाली हिंद का, नॉर्थ इंडिया का, हम लोग की तरफ का पहला मरसिया निगार कौन? तो वो रोशन अली हैं, शुमाली हिंद के पहले मरसिया निगार। अच्छा, रोशन अली ने जो मरसिया लिखा उसका नाम क्या था? आशूरनामा। आशूरनामा ये रोशन अली का मरसिया है। यह शुमाली हिंद का पहला मरसिया माना जाता है। जोश मलियाबादी की बात हो रही है, शायर शबाब और शायर इनकलाब। जोश ने आवाज़े हक के उन्वान से एक मरसिया लिखा था 1918 में, आवाज़े हक के उन्वान से। और इस यहाँ से जदीद मरसिया की दागबेल पड़ी और ख़ुद जोश ने आले रज़ा को जदीद मरसिया का बानी करार दिया है। ठीक है, आले रज़ा ने भी बहुत सारे जदीद मरसिया लिखे, लेकिन पहली बार जोश ने आवाज़े हक के उन्वान से 1918 में जदीद मरसिया लिखा था। लेकिन खुद जोश ने कहा कि नहीं, मैं नहीं, बल्कि आले रज़ा जदीद मरसिया के बानी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जिस नज़्म में रदीफ़ और काफ़िया अलग अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रदीफ़ और काफ़िया अलग अलग हो तो उस नज़्म को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि मुअर्रा नज़्म। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14,
जिस नज़्म में अफ़ाइल का हिसाब रखा जाता है उसे कौन सी नज़्म कहते हैं? तो उसको हम लोग आज़ाद नज़्म कहते हैं। और फिर आखिरी सवाल आज का, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि ऐसी नज़्म जिसमें उरूज़ का एहतमाम नहीं रखा जाता वो कौन सी नज़्म है? तो वो नसरी नज़्म है। तो यहाँ पे हमने 15 सवाल जो कि आरपीएससी में सन 2016 में लेक्चरर लेवल का जो इम्तिहान हुआ था पीजीटी लेवल का, उसमें ये पूछा गया था, उसको हमने डिस्कस किया। इससे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि आरपीएससी में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।